girls out there! तो मूवी के स्टार्ट में हमें दो ओल्ड मैन दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम सिटरसन और एक का नाम हेडली था। तभी उनके पास लिन आकर उन्हें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। इनकी बातों से हमें ये अंदाजा होता है कि ये प्रोजेक्ट किसी एक जगह पर नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों पर किया जा रहा है, लेकिन इन्हें ये प्रोजेक्ट एटलीस्ट एक जगह पर तो सक्सेसफुल करना ही था। और अब सिर्फ दो जगह ही बची थी, जापान और अमेरिका, जहां अब ये दोनों आदमी होते हैं। इसके बाद हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनका नाम डैना और जूल्स था। यहाँ पर जूल्स का फ्रेंड कर्ट भी था। इनका एक और फ्रेंड भी होता है जिसका नाम होल्डन होता है। तभी यहाँ पर इनका एक और फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम मार्टी होता है, और मार्टी ड्रग्स लेता था। ये सभी फ्रेंड्स घूमने के लिए अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी डैना की छत पर कोई एजेंट किसी को कॉल करके बता रहा होता है कि वो लोग जा चुके हैं और घर खाली हो चुका है और सब कुछ बिल्कुल टाइम से चल रहा है। अब ये देखकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई गड़बड़ है। अब ये सारे फ्रेंड्स एक कैबिन में जा रहे होते हैं जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। अब कर्ट अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। जब होल्डन गैस स्टेशन के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि काफी अजीब था और उनके साथ अजीब से बिहेव कर रहा था। साथ साथ वो उनकी गाड़ी में गैस भी नहीं डालता। अब ये लोग उस आदमी से वुडलैंड एरिया का एड्रेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ जाने का और वापस आने का एक ही रास्ता होता है और वो रास्ता होता है टनल का रास्ता। थोड़ी देर के बाद ये लोग उस कैबिन में पहुँच जाते हैं। यहाँ होल्डन को कैबिन के एक रूम में एक पेंटिंग दिखती है और ये पेंटिंग काफी अजीब थी। जब होल्डन उस पेंटिंग को हटाता है तो उसके पीछे एक मिरर लगा होता है। मिरर के पीछे डैना खड़ी हुई थी जो होल्डन को नजर आ रही थी, लेकिन होल्डन उसे नहीं दिख रहा था, लेकिन डैना उसे नहीं देख पा रही थी। अब होल्डन ये सारी बात डैना को बता देता है और फिर ये लोग रूम चेंज कर लेते हैं। डैना उस मिरर के ऊपर वापस से वो पेंटिंग लगा देती है। अब क्योंकि वो पेंटिंग अजीब होती है इसीलिए उसे कपड़े से कवर कर दिया जाता है। अब क्योंकि कैबिन में कैमरास और माइक्स लगे हुए थे जिससे सिटरसन और हेडली उनको देख रहे थे, इन्होंने पूरे एरिया को ही टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल किया हुआ था। अब इन लोगों के पास गैस स्टेशन वाले उस अजीब से आदमी का कॉल आता है और वो इनसे कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। अब सारे साइंटिस्ट आपस में बेट लगा रहे होते हैं कि कौन सा मॉन्स्टर्स उन सबको मारेगा। उधर वो सारे फ्रेंड्स गेम खेल रहे होते हैं। तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है और ये सारे डर जाते हैं और फिर चेक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में काफी अजीब चीजें रखी हुई थी और ये उन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। मार्टी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो इन सबको बेसमेंट से बाहर चलने को कहता है, लेकिन कोई भी मार्टी को सीरियस नहीं लेता और सब उसे इग्नोर करते हैं। यहाँ पर डैना को एक डायरी मिलती है जो एना नाम की एक लड़की ने लिखी हुई थी। एना ने उस डायरी में लिखा होता है कि हमारी फैमिली मेंबर्स ने मुझे और मेरी मदर को बहुत टॉर्चर किया, जिससे मेरा हाथ कट गया और मेरी मदर भी काफी जख्मी हो गई और इसके बाद मेरे फादर ने मेरी मदर को मार दिया। इस डायरी में ये भी लिखा हुआ था कि जो भी इस डायरी में लिखी गई मंत्रों को पढ़ेगा तो हम लोग फिर से जिंदा होकर उन सारे लोगों को मार देंगे जिन्होंने उन्हें मारा था। अब मार्टी उन सब को मंत्रों को पढ़ने से मना करता है, लेकिन वो सारे फ्रेंड्स सोचते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो इसीलिए ये क्यूरियस होते हुए उन मंत्रों को पढ़ लेते हैं। और तब जंगल में एना और उसकी फैमिली जमीन से जिंदा होकर निकलती है और ये किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहे थे। अब कैंप में जिन लोगों ने ज़ॉम्बीज पर बेट लगाई थी, यानी कि उन फ्रेंड्स को ज़ॉम्बीज मारेंगे, उस टीम को विनर अनाउंस कर दिया जाता है और बोर्ड पर विनर का नाम लिख दिया जाता है। अब बोर्ड पर और भी मॉन्स्टर्स और एनिमल्स के नाम लिखे गए थे। अब वहाँ पर कर्ट और जूल्स कैबिन से निकलकर जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं, जिन्हें सिटरसन और हेडली अपने अंडरग्राउंड से देख रहे थे। और यहाँ जूल्स पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। कर्ट जूल्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी कर्ट को भी इंजर्ड कर देता है और वो जूल्स को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। अब जूल्स का खून निकलकर वहाँ पर आ जाता है जहाँ इंसानों की बॉडी के शेप्स की आउटलाइंस बनाई गई थी। अब कर्ट अपने फ्रेंड्स को जंगल में होने वाले हादसे के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जूल्स मारी गई है। अब कर्ट सभी को कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई आ जाता है और कर्ट दरवाजा खोलने से मना करता है, लेकिन डैना दरवाजा खोल देती है। सामने ज़ॉम्बी खड़ा होता है जिससे सारे डर जाते हैं और फौरन दरवाजा बंद कर देते हैं। अब कर्ट वहाँ से निकलने का एक प्लान बनाता है।
वो कहता है कि अगर हमें बचना है तो सारे विंडोज और सारे दरवाजों को बंद रखना है और हम सभी एक हॉल में होंगे। उनका ये प्लान सुनकर सिटरसन और हेडली काफी परेशान हो जाते हैं और फिर वो एक बटन दबाकर कर्ट का मूड चेंज कर देते हैं और अब कर्ट सबको इकट्ठा होने की बजाय स्प्लिट यानी अलग अलग होने के लिए कहता है और वो सारे फ्रेंड्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जैसे वो अपने रूम में जाते हैं उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब मार्टी को अपने रूम में कैमरास और वायर्स दिखाई देती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि पूरे कैबिन में कैमरास लगाए गए हैं और हम पर नजर रखी जा रही है और हम सबको टेक्निकली कंट्रोल भी किया जा रहा है। वो इस बारे में सोचने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर आकर उसे विंडो से बाहर खींच लेता है और मार्टी को जान से मार डालता है। अब वहाँ पर सिर्फ 3 फ्रेंड्स ही बचे थे जो यहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमें जापान का प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जिसमें जापान के स्टूडेंट्स एक रिचुअल से एक स्पिरिट को एक फ्रॉग में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों का जापान का प्रोजेक्ट फेल हो चुका था और अब सब कुछ अमेरिका के प्रोजेक्ट पर डिपेंड था। अब वहाँ पर वो तीनों फ्रेंड्स टनल से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सिटरसन टनल में ब्लास्ट कर देता है, जिससे टनल टूट जाती है और वो फ्रेंड्स टनल को क्रॉस नहीं कर पाती। अब कर्ट डिसाइड करता है कि वो अपनी बाइक से उस खाई को जो कि टनल की दूसरी साइड पर थी उसे क्रॉस करेगा और डेना और होल्डन के लिए हेल्प लेकर आएगा। लेकिन जैसे वो बाइक से जंप करता है तो वो एक इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकराकर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब ये देखकर डेना और होल्डन काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो अपनी वैन में बैठकर वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनकी वैन में ज़ॉम्बी पहले से ही बैठा होता है और वो होल्डन के गले में एक रॉड डाल देता है, जिससे उनकी वैन का बैलेंस खराब हो जाता है और वैन लेक में जाकर गिरती है। लेकिन डेना ज़ॉम्बी से बचते हुए लेक से बाहर आ जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर से डेना पर अटैक करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मार्टी आ जाता है, जो मरा नहीं होता बल्कि जिंदा होता है। अब मार्टी की जिंदा होने की खबर अंडरग्राउंड पर नजर रखने वालों को पता नहीं होती, इसीलिए वो लोग मस्ती में एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि सारे लोग मर चुके हैं और अब सिर्फ डेना ही बची है, जिसे कोई ना कोई मॉन्स्टर मार ही देगा। अब मार्टी डेना को ज़ॉम्बी से बचाकर कैबिन में लेकर आता है, जहाँ मार्टी उसे बताता है कि मैंने ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। अब मार्टी यहाँ पर सारी बात डेना को बता देता है। इस पूरे एरिया को टेक्निकली कंट्रोल किया जा रहा है और ज़ॉम्बी को लिफ्ट से ऊपर भेजा गया था ताकि वो हम सबको मार सके, और ये सब कुछ एक गेम की तरह था, जिसमें बलि का बकरा ये लोग हैं और चाल चलने वाले वो अंडरग्राउंड के लोग हैं। अब इन लोगों के पास यहाँ पर बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाने की कोशिश करते हैं। नीचे जाते हुए इन्हें अजीबोगरीब तरह के मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर सिटरसन और हेडली को पता चल जाता है कि 2 लोग अभी भी जिंदा हैं, इसीलिए वो एक सिक्योरिटी गार्ड को उनके पास भेजते हैं, लेकिन वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और लिफ्ट से बाहर आकर ये अनाउंसमेंट सुनते हैं कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। अब ये दोनों डरकर छुप जाते हैं, लेकिन अभी इस टाइम ये जहाँ पर छुपे थे वो कंट्रोल रूम था, जहाँ से सारे लिफ्ट्स को कंट्रोल किया जा रहा है। इनमें बड़े बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स को पकड़कर कैद किया हुआ था। अब डेना और मार्टी को पकड़ने के लिए वहाँ पर बेस कैंप की फौज आ जाती है। अब डेना बचने के लिए एक बटन को दबा देती है, जिससे सारे लिफ्ट्स खुल जाती हैं, जिसमें से बहुत सारे खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स निकलकर उन सभी को खा लेते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। अब सिटरसन और हेडली के रूम में भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं और हेडली पर अटैक करके उसे मार डालते हैं। सिटरसन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर भाग जाता है, जहाँ पर डेना और मार्टी आ जाते हैं। डेना नाइफ से सिटरसन को मार देती है। इसके बाद ही वहाँ से निकलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा फ्लोर ही खून से भरा हुआ है। इसके बाद ही वहाँ पर 5 लोगों की बॉडी की आउटलाइंस को देखते हैं, जो इन 5 दोस्तों को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिनमें से 4 लोगों की बॉडी आउटलाइन खून से भरी हुई थी। अब बेस कैंप की डायरेक्टर वहाँ पर आकर उन्हें बताती है कि हम ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि इविल गॉड्स जो जमीन के नीचे रह रहे हैं उन्हें हर साल 5 लोगों का खून चाहिए होता है, जो अलग अलग पर्सनैलिटीज वाले हों, और ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में ही किया जा रहा था। अगर इविल गॉड्स को 5 लोगों की जान नहीं मिलती है तो वो जमीन पर आकर इंसानों पर अटैक कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। अब ये प्रोजेक्ट कामयाब हो सकता है अगर तुम दोनों खुद को सेक्रीफाइस कर दो। वो डायरेक्टर बताती है कि तुम्हें अपनी कुर्बानी सनराइज होने से पहले देनी है,
यानी कि सूरज निकलने से पहले वो डायरेक्टर डैना को ब्लैकमेल करती है और डैना डर जाती है, इसीलिए डैना मार्टी पर गन पॉइंट कर देती है। तभी एक वुल्फ वहाँ पर आकर डैना पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। तब मार्टी डैना के हाथ से गन लेकर उस वुल्फ को शूट कर देता है। अब डायरेक्टर और मार्टी के बीच लड़ाई होने लगती है। तब वो डायरी वाली एना आकर उस डायरेक्टर को मार देती है। अब मार्टी उन दोनों को धक्का देकर नीचे फेंक देता है, वहाँ पर जहाँ पर इविल गॉड्स रहते हैं। तभी डैना और मार्टी एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। तभी वो पूरा एरिया जोर जोर से हिलने लगता है और बेस कैंप से एक जायंट हाथ बाहर आता है जो कि इविल गॉड का होता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर सैक्रिफाइसेस नहीं मिले थे। इसीलिए अब वो जमीन पर आकर ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। और इसी सीन के साथ फ्रेंड्स ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।